हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पर मैं ये मान के चल रही थी सर कि जब मोदी जी की तरफ से क्लियरली वार्न कर दिया गया था पाकिस्तान को, मतलब एक तरह से पाकिस्तान नोटिस पीरियड पर था। हमने ये भी कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, कभी भी रिज्यूम हो सकता है, सब जानते थे। मोदी जी ने ये भी कह दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो हमने सीधी सीधी बात पाकिस्तान को बता दी थी। बावजूद इसके अगर ये जुर्रत की गई है पाकिस्तान की तरफ से नोटिस पीरियड पर होने के बाद भी, तो मतलब पाकिस्तान ये चाहता ही है कि युद्ध हो। देखिए, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो बिना एंटी इंडिया स्टांस लिए इस रूप में मौजूद ही नहीं हो सकता। और इसमें जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, न कि देश के पास पाकिस्तान आर्मी है। अब अगर मेरा ही खतरा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं अपने आप को रेलेवेंट बनाऊँगा। रेलेवेंट बनाने के लिए जितने भी वहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं अंदर वाले, उनको बोलूँगा ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं, प्राइम मिनिस्टर निकम्मा है, क्या बोलते हैं, सिविल गवर्नमेंट निकम्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है। मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। मैं ही सऊदी अरेबिया जाके पैसा ला सकता हूँ। मैं ही ट्रंप के पास जाकर के पैसा, क्या बोलते हैं, हमारे देश को बचा सकता हूँ भारत से हमले के उसमें। सो पहले तो वो करता है। फिर वो क्या करता है कि भाई मैं तो चारों तरफ से बिखर रहा हूँ। वेस्ट में मेरे ऊपर कुटाई हो रही है, बलूचिस्तान मेरे पर कूट रहा है, पीओके मेरे ऊपर हमला, पीओके का दिन पे दिन क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान भी थोड़ा मतलब सुगबुगाहट वहाँ भी होती रहती है हर 2-3 महीने के बाद। सिंध भी उतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। बीच में पंजाब का जो साउथ वाला हिस्सा है तराकी, वहाँ पर भी गदर चलता रहता है और वहाँ पे इनके कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वगैरह भी हैं। तो अब ऐसी हालत में नेशनलिस्ट फर्वर लाने के लिए, एक राष्ट्रीय क्या बोलते हैं ना, उन्माद लाने के लिए सबसे आसान जो काम है वो भारत के खिलाफ कुछ एक्शन ले लो। भारत कुछ एक्शन करेगा, सारा देश इकट्ठा हो जाएगा। मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं पॉडकास्ट मैं भी करता हूं। तो हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे सिंदूर के ऊपर, तो मुझे वहां से एक ट्वीट आया मेरे नाम पे, और जनशंकर 2 लोग थे, उनके नाम पर एक ट्वीट आया। और उस ट्वीट में ऐसा लग रहा था कि वो आईएसआई का ट्वीट है, क्योंकि इतनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी गई थी, इतने फोकस तरीके से, वो मिलिट्री आदमी ही लिख सकता है। तो उसमें ये चीज़ बताई, मैं हिंदी में बताऊँ, इंग्लिश में ट्वीट आया था हमारे पास। उसमें ये बताया गया कि पहले कुछ दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हमारा नैरेटिव हमारे हाथ में था नहीं, क्योंकि भारत ने शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी सिंदूर की। लेकिन 2-3 दिन के बाद, चाहे वो टेररिज्म रहा हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो, हमारा नैरेटिव काम करने लग गया। और इतना काम किया कि पूरा देश अब पाकिस्तान आर्मी के साथ है। और इमरान खान भी बोल रहे हैं इसी तरह की कुछ लैंग्वेज। ये नाम स्पेसिफिक्स हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को क्या बोलते हैं, ये ट्वीट दिखा सकती हैं। और तीसरा जो उसका थ्रेड था वो ये था कि चाहे हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का पानी सूख जाए या हम कैश ड्राई हो जाएं, यानी कि हमारे पास इकॉनमी भी हमारी डूब जाए, उससे पहले लड़ाई आपके धरती पर होगी और रिलीजन पे होगी, रिलीजियस वॉर होगा आपके ऊपर। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि वो इस तरह की कार्रवाई से बाज नहीं आएगा। और ये क्या था? दिस वॉज अगेन दैट पीपल फ्रॉम योर कंट्री आर डूइंग दिस, नॉट मी। और यही उसका एक एम था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को करने का। मैंने बोला था इंडियन मुजाहिदीन दोबारा शुरू होगा, यानी कि इंडिया के लोगों को अब, जिनके स्लीपर सेल थे, जो खबर खाली देते थे, अब उन खबरियों को
ये लोग बनाएंगे हथियार, उनको इनेबल करेंगे, उनको ताकत देंगे ताकि वो लोग इस तरह के एक्शन करें। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा हमारे बैंगलोर के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास, अंदर तो नहीं जा पाए, उसके पास कुछ धमाका वमाका करने की कोशिश की थी। और भी नए तरीके निकाल सकते हैं ये लोग। ये पाकिस्तान की मंशा तो आपने बता दी, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री अगर ये पहले कह चुके हैं कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो मैंने तो उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और उनके हर शब्द के ऊपर मेरा पूरा यकीन है। वो मूवी का डायलॉग है ना, मेरा वचन ही है शासन। तो मुझे तो मोदी जी की कही हुई बात पे हर शब्द पर यकीन है। तो अब अगर वो ना हो, मैं इस इंसिडेंट के लिए सिर्फ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब अगर वो ना हो तो उनकी बात क्या हल्की नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, एक बार अगर हमने अपना एक पॉलिसी, एक डॉक्ट्रिनल चेंज किया हमने, और हमने कुछ 3 चीज़ें बड़े क्लियरली बताई प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और बाकी लोगों ने भी इसको रीइटरेट किया कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वाटर एंड ब्लड डू नॉट फ्लो टुगेदर। हाँ, टुगेदर। तो इस तरह की जब हमने स्टेटमेंट दी है तो ऑब्वियसली ये, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, वी हैव टू डू इट। हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बार हम थोड़ा और ज़्यादा कॉशियस तो नहीं बोलूँगा, और ज़्यादा श्योर फुटेड होके करना चाहते हैं। और श्योर फुटिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास पूरा यकीन हो जाए कि ये जो कार्रवाई है ये पाकिस्तान से लिंक्ड है इन एविडेंस। अभी वो लिंक एक सजेस्टिव थ्योरेटिकल लिंक आ रहा है। क्या लिंक्स आ रहे हैं? सबसे पहले कि JEM से लिंकेज, दूसरा है एक AGH करके ऑर्गेनाइजेशन है, गदवाए उल हिंद, अंसार गदवाए उल हिंद, वो भी एक JEM का फैक्शन है। वो बांग्लादेश में भी एक्टिव है और इंडिया में भी एक्टिव है। ये दोनों के मिली जुली कार्रवाई है। उसको क्यों किया जा रहा है? उसको किया जा रहा है क्योंकि वो इंडिया में एक्टिव है, गदवाए उल हिंद है। सो देयरफॉर कहने का मतलब ये है कि ये एक कनेक्शन है कि भाई JEM से है तो पाकिस्तान से है। दूसरा, आपको जो लिंकेज ये है कि भाई कश्मीर में इसके तार जुड़े हुए हैं, तो कश्मीर की कोई भी हरकत होती है वो पाकिस्तान से लिंक्ड होती है। हाँ। तीसरा जो कनेक्शन ये है कि ये लोग भाई तुर्की भी गए थे, इनमें से कुछ लोग वहाँ पे रेडिकलाइज होके आए। हाँ। और तुर्की और पाकिस्तान का आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। हो सकता है एक थर्ड कंट्री में रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, की कवायद चल रही हो। चौथा है कि दुबई के भी इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। दुबई में पाकिस्तानियों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और पांचवा जो मैंने आपको अभी बताया चाइना वाला है, जहाँ पे डॉक्टर्स, ये जो हमारे हैं इंडिया के डॉक्टर्स बहुत जाते हैं। हाँ। और वो उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी जाते हैं, पाकिस्तानी लोग भी पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ पे तो कहीं नहीं इस तरह की रेडिकलाइजेशन की चीज़ चल रही है। अब इतने सारे अलग अलग कनेक्शंस आ गए हैं, इसमें किसी एक कंट्री को अब चूज़ करने में अब हमारे देश को थोड़ी सी और मशक्क़त करनी पड़ रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो आप देखते जाइए, मुझे जहाँ तक लगता है तार जैसे ही जुड़े तो फिर ऑप सिंदूर 2 कोई नहीं रोक सकता। तो आप भरोसा रखिए, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शुरू में ही बोला था कि परपेट्रेटर्स, इंग्लिश में बोलूँगा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा वो एग्जैक्ट वर्ड। सो अगर बोला है ना तो करेंगे। आज तक उन्होंने कभी अपनी स्टेटमेंट से वापस नहीं गए हैं। अब उसको किस तरह से किया जाएगा वो बड़ा क्वेश्चन है। क्या ये हमला करके ही होगा? क्या ये किसी और तरीके से होगा? और बहुत सारे तरीके हैं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। अपने व्यूअर्स को मैं बताऊं, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो बाकायदा नेशनल टीवी पे सर आकर के चिल्ला के बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ तो होगा। और ये उनका खुद का मतलब, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने खुद से
ये ब्लास्ट करवाया है ताकि वो ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ सके और एक्शन ले सकें। ये सारी चीज़ें घबराहट में, डर में और मुझे लगता है वो हदस है उनके मन में भी कि मोदी जी ने कहा था वो शायद हो सकता है, और अभी सब वहाँ पर डरे हुए हैं। मैं एक चीज़ और सर आपसे समझूंगी, डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई हैं, डॉक्टर शाहीन के लिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली सामने आ चुकी है कि जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है उसकी कमान यहाँ पर संभाली हुई थी बिल्कुल डॉक्टर शाहीन ने। तो जब उसकी कमान यहाँ पर संभाली हुई थी तो डॉक्टर शाहीन फिर अकेले तो होगी नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं है, बहुत सी महिलाएं हैं। बिल्कुल होंगी, 100% होंगी, और इसीलिए अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। देखिए, अरेस्ट जब भी हम करते हैं एक लिंक आनी चाहिए, जैसे जैसे मुंह खोलेंगी वो वैसे वैसे लोग अंदर आएंगे। मुंह खुलवाने के पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइट डिटेक्टर, फलाना ढिमकना, बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरह से उनको उनसे सच्चाई उगलवाई जाए। भारत का एक कानून पसंद देश है, तो कानून पसंद देश के तहत वो उसके अंदर भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम उनसे खुलवाएं। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि खाली वो अकेली नहीं है, लखनऊ में थी, और लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं किसी कम्युनिटी के ऊपर ओवरऑल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि वही जो 1% 2% लोग हैं उनके नंबर तो काफ़ी होंगे ना। अगर लखनऊ की जो पॉपुलेशन है उसका 1% अगर आप ले लो तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1% थे, हो सकता है 0.0001% हो। हाँ, पर कहते हैं ना सर, खरबूजे का रंग पकड़ता है, तो वो तो पकड़ता जा रहा है। अब आप कई तरीके से देखिए, जैसे कि वहाँ लुलु मॉल था, शुरू में जब खुला था तो क्योंकि उसके ओनर एक मुस्लिम थे, वो सारे वहीं पे प्रेयर करने लग गए। अब इस तरह की जो, वो तो योगी जी थे जो काफ़ी क्या बोलते हैं, सख्त हैं, तो उन्होंने ये सब बंद करवाया वहाँ पे, क्योंकि अगले दिन हनुमान भक्त भी चले गए। सो उन्होंने बोला यहाँ कुछ नहीं होगा, ये इस तरह की चीज़ नहीं, ये शॉपिंग का इलाका है, यहाँ पर आपका पूजा पाठ करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि नेटवर्क इज़ गोइंग टू बी देयर, यस 100%, और ये निकलेगा बाहर सारा। लेकिन वही है, मेरे को डर वही लग रहा है कि ये छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, तो इनका बड़ा तार खुलना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं सर वही बांग्लादेश और चाइना कनेक्शन की जो मैंने आपको बात कही थी कि मैं आपसे समझूंगी आगे, जैसे ही ये ब्लास्ट होता है उसके बाद हम देखते हैं कि सैफुल्ला सैफ की तरफ से, जो कि जैश का कमांडर है, एक वीडियो है जो वायरल होता है जिसमें वो ये कह रहा है कि हम भारत पर हमला करेंगे और ये हमला बांग्लादेश के रास्ते होगा। तो मतलब क्या बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा रहा है, बांग्लादेश की धरती का? ये मेरा पहला सवाल है। और फिर क्या ये और मुश्किल नहीं हो गया कि आपको एक तरफ चाइना से लड़ना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से लड़ना है, तीसरी तरफ बांग्लादेश से भी आपको लड़ना है? क्या ये हमारी फोर्सेस के लिए, हमारे सरकार के लिए और मुश्किल हो जाता है क्या? ये दोनों ही सवाल। देखिए, पहला तो पाकिस्तान का बांग्लादेश से कनेक्शन 100%। पाकिस्तान सैफुल्ला जैसे मोहम्मद ही नहीं, ISI के पूरे वहाँ पर पदचिन्ह बढ़ गए हैं, और उनका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है JEI के, जमात इस्लामी बांग्लादेश में जो पार्टी है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी भी अब बन गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश के ने उसको जो बैन लगाया था शेख हसीना ने, वो बैन हटा दिया है, तो अब वो इलेक्शन भी लड़ेगी। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि जो तार तो बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो चीफ हैं उसको यूनुस सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसने अपना एक अलग लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट कर रखा है जो कि उसको एडवाइस करता है। पाकिस्तान का ISI का आदमी ADGI आता है, इनसे मिलता है। बीच में पाकिस्तान के बांग्लादेश के चीफ जो थे, थोड़ा उन्होंने अपना दूसरा रूप दिखाया, लेकिन बाद में उनको चुप करा दिया गया। किस लिए चुप कराया, कैसे चुप कराया? बांग्लादेश आर्मी में अभी भी पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग और उस तरह का जो जज्बा है अभी भी मौजूद है, बरकरार है। पहले तो वो पाकिस्तान आर्मी ही थे ना, तो जब अलग हुआ तो सारे पाकिस्तान नहीं गए, जो बंगाली थे तो वही रह गए ना। हाँ। तो वो इथॉस हैं, आपको याद होगा ज़ियाउर रहमान वगैरह ने कत्ल किया, पूरे मुजीबुर रहमान की फैमिली को निकाल दिया था। तो इस तरह के लोग तो अभी भी हैं वहाँ पे। तो चाहे वो आर्मी को ले लीजिए, चाहे वो वहाँ के लोगों को ले लीजिए, बांग्लादेश 50-50 है। 50% लोग बांग्लादेश के जो है अवामी लीग के सपोर्टर हैं, 50% लोग जो हैं वो
एंटी अवामी लीग या बीएनपी कह लीजिए, जमाते इस्लामी कह लीजिए, बीएनपी थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है उसका, लेकिन जमाते इस्लामी एब्सोल्युटली बिगड़ा हुआ रूप है, तो टोटली रेडिकलाइज्ड है। तो यस, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज़ अ पाकिस्तानी इंटरवेंशन वाया बांग्लादेश। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा था किसके बारे में था, बांग्लादेश से रिलेटेड? पहला तो ये था कि बांग्लादेश की धरती का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या ये हमारे लिए और बड़ी मुसीबत अब नहीं हो गई है? बिल्कुल, इसी वजह से हमको आप देखेंगे कि चिकन नेक जो हमारा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हमने 3 और पोस्ट्स बढ़ा दी हैं, किशनगंज, विदून और चोपड़ा। ये तीनों जगह पे हमने अपनी एडिशनल पोस्ट लगाई। किस लिए लगाई हैं? कि यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हमारे देश के अंदर ये दोबारा खलबली न मचाएं। सर जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। अब इसको अगर आप कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए, आई थिंक दैट्स इनकरेक्ट। लेट द सिक्योरिटी फोर्सेस डू देयर जॉब। They are not at all directed by the government or somebody. हमको पता है लड़ाई हमने लड़नी है, आपने नहीं लड़नी है। आप लोग तो अपने उसमें बैठे रहोगे और फिर 50 नुक्स निकालोगे सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, 10% कंट्रोल करते हैं और इस तरह की बातें करोगे आप लोग। आप सामने आइए, गोली खाइए। मैं आपको बताऊँ 3 बार तो मेरी जान पे हमला हुआ है, और जिसको 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 जो हमला झेलता है ना, उसको पता होता है कि क्या होता है कार्रवाई। तो मैं बिल्कुल ही ये इस रुख का हूँ कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू अ पॉलिटिकल सर्कल और पॉलिटिकल डिबेट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई वेमिनेंटली अपोज इट। हम क्योंकि सर पहले बात कर चुके हैं कि ये कितने एजुकेटेड लोग थे। आपने खुद बताया कि कैसे जो एग्ज़ाम क्लियर किया है इन डॉक्टर्स ने, उसके लिए बड़े दिमाग की ज़रूरत होती है और हर कोई नहीं उसको क्लियर कर पाता है। अब ये डॉक्टर्स जो इतना पढ़ लिख गए, क्योंकि पहले तो यही कहते थे ना सर कि नहीं पढ़ाओ, और ये कहा जाता था कि आतंकी तो वो बनता है जो गरीबी में, मुफलिसी में रहता है, अशिक्षा जिसके पास होती है। और न सिर्फ इन्होंने इतनी घिनौनी साजिश रची, ये जो डॉक्टर्स हैं डायसन बना रहे हैं। ये क्लियरली, मैं अगर व्यूअर्स को भी बताऊं, गुजरात ATS की तरफ से, क्योंकि सर ये अब क्लियरली बताया जा रहा है। और अगर ये उसमें कामयाब हो जाते, वो तो हुए नहीं, फिर क्या होता देश का? देखिए हमारे अब रायसन का एक बार मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं भी कि वो कितना खतरनाक हो सकता था देश के लिए, जो ये पकड़े गए आतंकी, मैं तो इन्हें बोलूंगी आतंकी है, ये इन्होंने बनाने की कोशिश की, डॉक्टर्स ने बनाने की कोशिश की। देखिए 2 सवाल आपके छुपे हुए हैं इस पूरी जो आपने डिस्कोर्स किया है। पहला है कि पढ़े लिखे लोग आतंकी नहीं होते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई एकेडमिकली ऐसी किताबें पढ़िए, ऐसे रील मत देखिए जिसमें कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, कुछ ज्ञान ना हो। आप ऐसी किताबें पढ़िए जहाँ देखेंगे कि इकोनॉमिक हेल्थ से टेररिज्म का कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाते हैं बनिस्बत अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोगों को ख़रीदा जा सकता है, उन लोगों से कोई गलत काम कराया जा सकता है, लेकिन जो रूट होता है, जो दिमाग होता है, वो पढ़े लिखे लोग। अयमन अल जवाहिरी क्या थे? डॉक्टर। वो ट्रीटमेंट करने आए थे पाकिस्तान में। उसामा बिन लादेन क्या थे? इंजीनियर। कुतुबुद्दीन, जिसने ये सारी जो प्रॉब्लम हमारे विश्व के ऊपर फोड़ी है, जो इजिप्ट का एक स्कॉलर माना जाता था, स्कॉलर था। मौदूदी भारत में उन्हीं के बराबर एक ही साथ दोनों पैदा हुए, एक ही साथ दोनों ने ये इस तरह का जो मुहिम छेड़ी थी, सलाफी, वहाबिज़म, जिहाद एट्सेट्रा। वो औरंगाबाद के रहने वाले थे मौदूदी। उन्होंने हमारे साउथ एशिया में इस तरह की कहानी बुननी शुरू की। उन्होंने इजिप्ट से शुरू करी। सारा का सारा ये जो पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का जो और साउथ एशिया का, इनकी चपेट में आया हुआ है और आज हम उसका फल भोग रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा खतरनाक हैं। जो वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर में ब्लास्ट हुआ था, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, सारे रिच थे। दे कुड अफोर्ड टू स्टे इन अमेरिका। कोई पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है, कोई किसकी ट्रेनिंग ले रहा है। अरे ये मिथ जो हमारे लोगों ने फैला रखी है ना, वो इस वजह से क्योंकि उनको कोई भी ज्ञान नहीं है टेररिज्म का, आतंक का कोई पैसे से लेना देना नहीं होता है।
इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, और मैं इस बात पे बिल्कुल कड़ा रुख है मेरा, कि अगर आप आतंकियों से लड़ाई और उनको पैसा दोनों साथ में दे रहे हैं, हाँ। तो आपका नुकसान है। एक गांव का एग्जांपल ले लीजिए। ये गांव है, मैं उसमें सद्भावना कर रहा हूँ, अच्छे मेडिकल, डॉक्टर, ये मतलब राशन पानी सब दे रहा हूँ, और साथ ही में वहाँ पर आतंकी काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहा है। एक बार मुझे पता चला, मैंने कुछ टेररिस्ट को मारा। कुछ टेररिस्ट आसपास छुपे हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो आपने जो दिया है ना सामान, वो इनसे ज़बरदस्ती छीन करके अपने पास ले जाते हैं। तो प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जब मैंने एक इलाके को अच्छी तरह से, पूरी तरह से छानबीन करके क्लियर किया है, और फिर उसको एब्सोल्युटली सील कर दिया जाए बाकी इलाकों से, तब उनको हेल्प, मदद, मेडिकल देना शुरू करिए। साइमल्टेनियसली जब करते हैं आप, तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप उनको दे रहे हैं मदद, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे पीने की हो, वो सारा का सारा जो है वो आतंक में इस्तेमाल होता है। या तो वो ज़बरदस्ती ले लेते हैं इनसे, या इनके जो सिंपैथाइजर हैं वो दे देते हैं इनको। सो ये जो आपने सवाल किया है वो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि नासमझी है लोगों की, कि खाली गरीब लोग ही आतंक फैलाते हैं। ये इसलिए भी सर, क्योंकि अभी टीवी पे भी ये चर्चा हुई कि ये वाइट कॉलर टेररिज्म है। कोई वाइट कॉलर टेररिज्म नहीं है, ये टेररिज्म है, आतंकवाद है। चाहे गरीब करे चाहे अमीर करे, एक ही वो है, आतंकवाद। और इसमें हमेशा आपने रेसिन की बात करी है, डॉक्टर रेसिन एक बायोकेमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट है, यानी कि लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है रेसिन का। लेकिन रेसिन की एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि ये मास स्केल में नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, एक बड़ा स्पेसिफिक फोकस्ड इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मैं आपका असैसिनेशन करना चाहता हूँ, रेसिन का इस्तेमाल हो सकता है। इसको ट्रंप वगैरह के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। तो ये एक बहुत ही डेडली असैसिनेशन एजेंट है। आप समझ रहे, असैसिनेशन एजेंट है वो। तो उसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसको नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे इसको, कि ताकि बाकी ज़्यादा लोगों को मिले। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सब्जियों में और इसमें पानी में डाल सकते थे, नदी में डाल सकते थे। नदी वगैरह से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे जो मुंह में डालेंगे आप, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए ना फिर पानी में, या तो फिर टैंक में डाल दिया तो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा फोकस्ड अटैक होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी मुख्यमंत्री को उड़ाना है, तो उस तरह के काम के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। किसी लीडर को उड़ाना है, उस तरह के काम के लिए। पब्लिक को करने के लिए आपको फ्रूट्स में इधर उधर हर जगह आपको एक, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि सारे में आप कर पाएँ। तो इसलिए इसको मैं उस तरह से मानता हूँ कि इनकी लगता है एक और स्ट्रैटेजी थी कि लीडर्स को भी एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजी रही हो। मान लीजिए कि किसी लीडर के घर में खाना जाता है, सब्जी गई, उसको पटा लिया, जो बंदा सब्जी ले जाता है उसको ये दे दिया, अब वो उसके खाने में मिला दिया, असैसिनेट हो गया। और ये कैस्ट्रोल का जो वेस्ट होता है उससे बनता है, और ये चाणक्य के समय में भी इस्तेमाल हुआ करता था, विष असैसिनेशन के लिए। मैंने क्योंकि अभी जनरल जीडी बख्शी का जब इंटरव्यू किया सर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि रेसिन की जो हम बात कर रहे हैं वो बायोकेमिकल वेपन है, और उनका ये कहना है कि हमारा जो न्यूक्लियर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर पड़ोसी देश हमारे ऊपर बायोकेमिकल वेपन का यूज़ करता है तो हमारे पास पूरे राइट्स हैं कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिटेल में बताएंगे सर? देखिए, एज पर द रूल जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो ये है, नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन वो न्यूक्लियर के लिए ज़्यादा लागू होती है, ना कि बायोलॉजिकल और केमिकल के लिए। केमिकल में तो वैसे ही बैन है, इंटरनेशनल बैन है केमिकल
एजेंट यूज़ करने के लिए। लेकिन पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी केमिकल यूज़ हुआ है, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इराक ने यूज़ किया था बहुत सालों पहले, रशिया के ऊपर भी इस तरह के कुछ इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स किया है बाकी लोगों ने, वो न्यूक्लियर से नहीं किया है। सो आपको वो भी देखना पड़ता है कि ग्रेड ऑफ द वेपन। सो जब हम इन सब चीज़ों को एक तोलते हैं पलड़े में, तो हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बायो यूज़ तो हुआ नहीं अभी तक, उसको मतलब हमने तो पकड़ लिया, कोशिश की गई, हाँ। हमने तो पकड़ लिया है। अब इस पकड़े जाने पर ही हम क्या इसको अपना एग्जीक्यूट कर देंगे ऑप्शन, न्यूक्लियर ऑप्शन। टेक्निकली थ्योरेटिकली आप सही हैं, लेकिन कैन वी डू इट इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर गिवन द ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन? आपको पता है इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ब्रायन टून करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के ऊपर जो एक डैमेज असेसमेंट किया था, हाँ। वो भी बहुत छोटे लेवल पे, मतलब ये नहीं कि पूरा फुल फ्लेजेड एक्सचेंज, जस्ट वन एक्सचेंज। द डैमेज इज इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियंस ह्यूमन लाइफ्स, नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान बट बियॉन्ड। रेडिएशनल जो हज़ार्ड होंगे वो अलग होंगे। तो मैं अभी ऑफहैंड मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट उन्होंने क्वांटिटीज़ बताई थी। सो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। उस लेवल को हम इस इन्वोक करने के लिए हमको मतलब जो कुछ कंडीशंस हैं उसको हम अब इस समय रिवील नहीं कर सकते, बट कुछ कंडीशंस हैं जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे। और हमारी डॉक्ट्रिन तो बहुत ख़तरनाक है। हमारी डॉक्ट्रिन ये है कि अगर आपने यूज़ किया तो हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आपने टैक्टिकल वेपन फेंका है या 20 KT वेपन फेंका है या 10 KT वेपन फेंका है या MT वेपन फेंका। हम मैसिव यानी कि सब जितना हो सकता है हमारे अंदर दम है पूरा का पूरा आपके ऊपर डाल देंगे। तो कहने का मतलब नॉट ओनली पाकिस्तान बट everybody around Pakistan will be decimated. So that is the way we have designed our doctrine. तो हमें अपनी डॉक्ट्रिन के साथ चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी वो समय राइटफुली नहीं है कि हम इस तरह की कोई कार्रवाई करें ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज जस्ट हैपेंड अबाउट द राइसिन। राइसिन मैंने बोला एक असैसिनेशन एजेंट है। ये असैसिन्स के लिए ज़्यादा, असैसिनेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको, ऑल्दो इट्स अ बायो एजेंट। क्योंकि पहलगाम के बाद भी सर मुझे मौका मिला आपका इंटरव्यू करने का, और एक बार फिर से हम दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब आमने सामने बैठे हैं। मैं अगर आपको इंटेंसिटी आपके हिसाब से समझना चाहूँ कि दिल्ली ब्लास्ट की आप क्या मानते हैं, एक भारतीय होने के नाते, दिल्ली NCR में मैं इतने सालों से रह रही हूँ उस नाते, मेरे हिसाब से तो ये मेरी दिल्ली पे हमला है, दिल्ली के दिल पे हमला है, दिल्ली में भी मेरे लाल किले पे हमला है। लेकिन आपसे एज एन एक्सपर्ट अगर मैं समझना चाहूँ कि आप 1 to 10 की स्केल पे इस ब्लास्ट को कहाँ मानते हैं? अब आप ब्लास्ट के बारे में टेक्निकल इंटेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं या फिर ओवरऑल इसका जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो हिमाकत की गई है? बेसिकली आप इंसिडेंट इंटेंसिटी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए मैं पहलगाम को फिर भी नंबर 1 मानूंगा। उसका नो डाउट, उसका रीज़न क्या है? इट वॉज अ सेलेक्टिव अटैक ऑन इंडियाज अस्मिता। हम हिंदू देश हैं, हिंदुस्तान हमारा नाम है, लेकिन हम एक हिंदू सेकुलर देश हैं, लेकिन एसेंस में तो हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारे हिंदू होने पर किसी ने हमला किया तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी अटैक मानूंगा मैं। उसके बाद जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली हमारे सिंबल पे अटैक हुआ है। हमारा जो बोलते हैं ना आप, दिल्ली हमारा दिल है। तो दिल्ली हमेशा से हिस्टोरिकली जिसने दिल्ली कंट्रोल की है उसने साउथ एशिया कंट्रोल किया है। इसमें तो कोई राय है नहीं है, चाहे भले ही आप दूसरे देश के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, नेपाल में हो, भूटान में हो, दिल्ली जिसने कंट्रोल की है, चाहे वो पहले जो भी रहे हों, दिल्ली का बादशाह पूरे साउथ एशिया का बादशाह होता है। और वो सिचुएशन आज भी कायम है। इस रीजन में बिना दिल्ली के कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। आप देख रही हैं हश्र जो
बिना दिल्ली के साथ चल रहे हैं, उनके साथ क्या हाल हो रहा है, अल्टीमेटली बिखरेंगे वो लोग। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इन द स्केल आई वुड पुट इट लोअर देन पहलगाम, बट आई वुड नॉट मेक इट कि इट इज़ इग्नोरेबल, नो। और मैसिव एक्शन हैज़ टू टेक प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू दिल्ली ब्लास्ट। मैं थोड़ा तैयारी के ऊपर भी आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ सर, कि ये हुआ, अब मैं नहीं जानती ऑनेस्टली, आपने हालांकि बोला कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे फोर्सेस के ऊपर या हमारे जो इनपुट देने वाली एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर सवाल खड़े करे, तो मैं नहीं जानती कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है या हमारी इंटेलिजेंस सक्सेस है। अगर मैं इस हिसाब से सोचना शुरू करती हूँ कि अच्छा जी वो दिल्ली तक आ गए, तब तो मुझे लगता है इंटेलिजेंस फेलियर है। पर फिर जब मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि ये कितना बड़ा हो सकता था और कितने छोटे में ही इसको रोका गया और अलग अलग जगह से बाकायदा धरपकड़ की गई, तब मुझे लगता है ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। पर फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान तो बात सक्सेस है, इंटेलिजेंस सक्सेस है, हाँ। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आप क्या देख रहे हैं कि किस ओर जाना है, क्या बाकी बचा है और क्या अभी बहुत दूर की बात समझ आ रही है? मैंने आपको बीच में बताया था ऑपरेशन इंडोर की ज़रूरत है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो चाणक्य ने कहा था बहुत सालों पहले, 2500 साल पहले, कि अंदर का जो मोल होता है वो सबसे खतरनाक होता है। अंदर का जो दिल होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। बड़े हैं, जयचंद हैं, विभीषण भी हैं, मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हमारी अगर आप तैयारी की बात करती हैं तो सबसे पहले हमको अपने इंटरनल कोहेजन, यानी अंदरूनी जो हमारा एक संगठित रूप है, उसको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो एजेंसीज़ हैं उनको भी उसी लेवल पे तैयारी करानी पड़ेगी जिस लेवल पर हम भारतीय सेना के तीनों जो विंग्स हैं और बाकी जो अब नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं लड़ाई के लिए, जिनके ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में काम कर रहे हैं, उनको उनके बराबर करना पड़ेगा। आपकी जो लाठी है ना, अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। लाठी जो होनी चाहिए पूरी सॉलिड होनी चाहिए। और आप तो शायद गांव की नहीं हैं और आप थोड़ा यंग हैं। मैं एक गांव का रहने वाला आदमी हूँ। जब बच्चा था तब मैं गांव में ही पला पड़ा हूँ। हाँ। कुछ भी नहीं था हमारे गांव में, पगडंडियाँ होती थी, ना सड़क होती थी। सड़क के लिए हमको करीब 15 किलोमीटर जाना पड़ता था सड़क वाहन पे जाने के लिए। बाकी टाइम हमको पैदल या फिर रिक्शा या फिर घोड़ा, हाँ। इसी पे जाते थे हम लोग। तो मैं ऐसी जगह से आता हूँ, आजमगढ़ उसका नाम है। तो जो मेरा गांव था वो और भी पिछड़ा था। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे गांव में लोग लाठी बनाते थे, हाँ, तो लाठी जब क्या करते थे वो पूरी, पहले तो बांस जो लेते थे ना वो अंदर से खोखली वाली नहीं लेते थे, जो बिल्कुल सॉलिड बांस हो ना, जिसमें से अंदर क्या बोलते हैं हॉलो कम हो। हाँ। और फिर उसको खूब तेल पिलाते थे, खूब मतलब थोड़ा सुखा करके फिर तेल लगा के उसको, जैसे बैट्समैन स्ट्रोक नहीं बनाता है, वो अपने बैट का स्ट्रोक बनाता है। हाँ। और जब एक बार एकदम तेल पिला पुलू के बिल्कुल एकदम लोहा बन जाती थी वो, फिर उसके ऊपर लगाते थे लोहबान होता था ये समझ गए मैं। हाँ। पूरा जो नीचे वाला हिस्सा होता था, हाँ। उसे पूरा नीचे से लेके ऊपर तक लगाते थे कवर। हाँ। और फिर हमारा होता था लाठीबाजी का कंपटीशन। तो अगर उसमें एक गलती कर दी तो सिर फूट जाएगा। इस तरह की तैयारी जो है हमारे देश को करनी पड़ेगी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। एक्सटर्नली हमारे तीनों जो फोर्सेस हैं इस समय बिल्कुल रज के काम कर रही हैं, और इसमें मैं करंट गवर्नमेंट को फुल मार्क देता हूं कि उन्होंने हमारे को इतनी छूट दी है पिछले 3-4 सालों में कि अब हम लोग इस रास्ते पे निकल चुके हैं, जिस रास्ते पे अगर हमें कुछ भी कमी मिल रही है तो कमी हमारी वजह से हो रही है, ना कि पैसों की और ऐसे किसी चीज़ की। कमी हो रही है कि हमारे अंदर स्किल्स, हमारे अंदर रिसर्च, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें अभी थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो उनको आगे बढ़ाना है। एकेडमियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको, और जो चीज़ नहीं मिल रही हम बोल रहे हैं बाहर से खरीद लेंगे, लेकिन अपनी जो हमारी ताकत है ना, जो लाठी है, उसको हम
एकदम लोहा बनाना चाहते हैं। उसी तरह से हमारी जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री या आप सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस हों, सभी को स्ट्रांग बनाएंगे। और सिक्योरिटी में पॉलिटिक्स को न घुसने का मैं तो बोलता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए। You will be barred from talking about anything ill about the security. You can do आप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई गलत काम हुआ इंक्वायरी करिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, बट डोंट ड्रैग इट इनटू अ डे टू डे टीवी डिबेट्स। आई थिंक इट्स टीवी और पॉलिटिकल डिबेट्स, इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। मुझे लगता है आपकी इस बात का हर कोई साथ देगा। मैं व्यूअर्स से भी कहूँगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एक और सवाल बहुत माफ़ी के साथ मैं पूछ रही हूँ आपसे सर। हमने देखा है कि हमेशा से ही जो हमारी फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर पाकिस्तान को मज़ा चखाती रही हैं। हमने कई वॉर लड़ी और हमेशा हम जीते हैं। 2014 के बाद से हमने ये देखना शुरू किया कि अब हम दुश्मन के घर में घुस के भी उसको मारना शुरू कर चुके हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, फिर भी मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हम पाकिस्तान को ठीक ढंग से मज़ा चखाने में क्या हर बार कम रह जाते हैं जो वो दोबारा हिमाकत कर पाता है? क्या पिछली बार हमने उसको ठीक से चोट क्या नहीं पहुँचाई थी? देखिए, जो डेटरेंस, अब आप डेटरेंस की बात कर रहे हैं कि हाँ। मैंने कुछ एक्शन लिया और उसके बाद वो चुप हो गया। टेररिज्म एक ऐसा जानवर है या एक ऐसी एक सोशल एक्टिविटी है, सोसाइटल एक्टिविटी है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड। मैं आपको, अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको एडी के पहले, यानी कि जब चाणक्य वगैरह का टाइम था, उसके बाद से लेकर आज तक का आपको इंसिडेंट्स दे सकता हूँ जहाँ आतंकवाद की कार्रवाई होती थी। लेकिन अगर आप मॉडर्न युग की ही बात करें तो पिछले 200 साल में 4 तरह के आतंकवाद उभर के सामने आए हैं। और मेरा ये मानना है कि 5वां जो आतंकवाद का रूप आने वाला है वो जल्दी ही आएगा। अब आप देखें, इस समय एक रिलीजियस आतंकवाद चल रहा है, ड्रिवन बाय इस्लामिक फोर्सेस। उसके पहले कम्युनिज्म का चल रहा था, उसके पहले नेशनलिज्म का चल रहा था, उसके पहले एनार्की का चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, लोग मार धाड़ काट, यूरोप में पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हुई, भारत में कितनी इस तरह के रेवोल्यूशन वगैरह हुए। तो इस तरह से आतंकवाद जो है, या आई वुड से वायलेंस, चलता रहा है सोसाइटी में, राइट। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो इस्लामिक आतंकवाद है इसकी हवा निकल रही है। तो ये भी एक, बोलते थे कि इनका 40 साल का वक्फा है, ये तकरीबन 40 साल तक रहते हैं। अब आप देखिए, कम्युनिज्म बहुत कम है, खाली इंडिया में एक नक्सल एरिया में है। हाँ। पहले बीच में अगर आपने देखा होगा 60s में हर जगह कम्युनिज्म होता था, हर जगह कम्युनिस्ट ड्रिवन टेररिस्ट फोर्सेस होते थे। हाँ। चे गवेरा ले लीजिए, पता नहीं कितने थे, क्यूबा, हर जगह, लैटिन अमेरिका, इवन कर्ड्स भी कम्युनिस्ट ड्रिवन थे। सो हमारे यहाँ पे नक्सल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट नक्सल मूवमेंट की, जो करीबन 30 साल 35 साल पहले चलता था। कैलकाटा पूरा अफेक्टेड था उससे। नक्सल बारी जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से शुरू हुआ था कम्युनिस्ट मूवमेंट हमारा। हमारी पार्टियां भी बन गई दो तीन। सो कहने का मतलब है कि अब जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो नया रेवोल्यूशन आने वाला है, नया टेररिस्ट फैक्टर आने वाला है, वो मुझे लगता है ग्लोबल प्लेयर्स होंगे। यानी कि वो लोग जो ट्रांसनेशनल इफेक्ट रखते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो, मैं जो एग्जांपल दूँ टेररिस्ट हूँ, बट उनकी जो इम्पैक्ट होगी, एलॉन मस्क ले लीजिए, आज वो स्टारलिंक से कुछ भी कर सकते हैं किसी को। वो यूक्रेन को उन्होंने दिया और कुछ चीज़ों के लिए नहीं दिया। ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, जो इंटरनेट और इस तरह की जो आईटी कंपनीज हैं, उनका इफेक्ट खाली एक कंट्री में नहीं है। आज उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में एक टैंपरिंग कर दी तो पूरे विश्व में उसका इफेक्ट होता है। एक चेंज अगर आप वो ला दें, एक हार्डवेयर बनाने वाली जो कंपनी चिप है, उसने एक चिप आपका थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, वो पूरे दुनिया में सप्लाई हो गया।
उसके बाद जो आपका कंप्यूटर शायद कुछ दिन तक काम करेगा, उसके बाद उल्टा पैसा भेजना शुरू कर दे। कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट्स करा सकते हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स करा सकते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पूरा बेकार कर सकते हैं। हुआ भी है, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। अभी हमारा एयरपोर्ट पे हमने देखा था कि कैसे शायद वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में चला गया था, हमारी सारी फ्लाइट्स डिले हो गई थी। स्पूफिंग की थी उन्होंने। हाँ। उसमें क्या होता है कि लोकेशंस बदल जाती हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके कंप्यूटर में लोकेशन बदल गई तो अब लैंड कहाँ से करोगे? ठीक। हाँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई थी। अब कुछ लोग इसको लिंक कर रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रोग्राम वगैरह से। उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्कशन एक अलग ही लाइन में चला जाएगा। बट कहने का मतलब है कि टेररिज्म के रूप बदलते रहेंगे, खतरे वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैंने एक फ़्लाइट को अगर वो कर दिया तो 300 लोग मर गए ना। मुझे हाईजैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक बात है। मैं थोड़ा सा, ये मेरा आखिरी सवाल है सर, हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ें। आपने क्योंकि आइडियोलॉजी की बात की कि अब उसके ज़रिए रेडिकलाइज किया जाता है, और ये बहुत इजी, आपने वो जो हमें पूरा ऑपरेशन समझाया कि अब कैसे आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये जो आपका इस्लामिक टेररिज्म है या जिहाद जो हम ये दिल्ली वाले केस में भी देख रहे हैं, मैं उसको समझना चाहती हूँ कि क्यों ये इतना आसान हो जाता है। हम क्यों देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है और उसमें एक नहीं अनेकों प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्हें इतनी आसानी से, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सकता होता है, ये इतना आसान हर देश में क्यों हो जाता है? क्या भारत में इसे ख़त्म करना मुश्किल है, इस्लामिक जिहाद को? मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा, आपने मुझे पॉलिटिकल डायरेक्शन में भेज दिया, और सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स खास तौर से, हम लोग पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। पर आप लोगों ने इसको बहुत करीब से देखा हुआ तो होता है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, जिसकी आइडियोलॉजी है ना, उसके लिए वही सही धर्म है। तो अगर मैं कम्युनिस्ट हूँ तो मुझे कम्युनिज्म ही सबसे अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ जाऊँगा मैं उसी तरह की बात करूँगा। अगर मैं नेशनलिस्ट हूँ तो मुझे नेशनलिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं अच्छी लगेंगी, दूसरी चीज़ को मैं समझना नहीं चाहूँगा और सुनूंगा भी नहीं। कुछ लोग फेंस पे होते हैं, जो थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, उनको सेंट्रिस्ट बोलते हैं कि, या वो लोग बीच वाला रास्ता चुनते हैं। अब आइडियोलॉजी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइडियोलॉजी के तीन लेयर्स हैं। एक लेयर होती है हार्डकोर, उसको आप चाहे कुछ भी कर लें, इलेक्ट्रिक शॉक भी दे दें, वो नहीं बदलेंगे। ये वही वाले हैं? यस। कुछ होते हैं जो बीच में होते हैं, ये इधर ज़्यादा और बाकी लोगों से कम। ये होते हैं सो कॉल्ड आपके OGW, ऊपर से ऐसे दिखेंगे, अंदर से मतलब एक्चुअल काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो आपको लगेगा कि ये लोग जो हैं वो OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, जो आजकल आप वाइट कॉलर भी आप कहना शुरू कर दिया वाइट है। कॉलर टेररिज्म, हाँ। जो आप बोल रहे हैं, बट वो वाइट कॉलर नहीं है, टेररिस्ट ही हैं। तो दूसरे ये वैरायटी होती हैं। और तीसरी वैरायटी जो होती है वो सपोर्टर्स होते हैं, फेंस सिटर्स होते हैं। वो उनको उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। तो अगर हम डी रेडिकलाइज करना चाहें आइडियोलॉजिकली, हाँ। तो हम पहले को ही, जो तीसरी वैरायटी है सपोर्टर कैटेगरी, हाँ, उन्हीं को ही चेंज कर सकते हैं। बाकी जो दो हैं वो आपके बस के बाहर हैं। तो अगर मैं एक लॉजिकली सोचूं तो इसका सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन तो यही होगा कि जो सबसे लास्ट कैटेगरी है उसको तो काइनेटिक तरीका ही मार सकता है, यानी कि एक्शन। जो बीच वाली कैटेगरी है उसको थोड़ा जेल, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा उसका रिवर्स रेडिकलाइजेशन करके, थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे करके, या फिर अंडर निगरानी डी रेडिकलाइजेशन करके उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो फोकस होता है, वो जो हार्ड कोर है, जिनको आप बदल नहीं सकते हो, वो लोग होते हैं। और कुछ हद तक OGWs या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो समाज में ही विल बी ए लीडर। हो सकता है वो प्रधान हो किसी जगह का,
किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हो, इस तरह के लोगों को हम ऑब्जर्वेशन देखते रहो, उनकी हरकत, जहाँ गलती की पकड़ लो और फिर उनको वो करो। सो मेरा ये मानना है कि आइडियोलॉजी कैन नॉट बी किल्ड, आइडियोलॉजी हैज़ टू बी डेल्ट बाय अ काउंटर आइडियोलॉजी एंड अ मिक्स ऑफ हार्ड एक्शन। अब हार्ड एक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस। अगर आपको इंटेलिजेंस मिलती है कि ये एक खूंखार टेररिस्ट है और यहाँ पर छुपा हुआ है, बी रेस्ट एश्योर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान लगा देंगे, उसको मार देंगे या पकड़ लेंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कैसी है। तो ये मिक्स एक तरीका अपनाना पड़ेगा आपको इस पूरे आतंकवाद को कम करने के लिए। अगर आप बोलें ख़त्म हो जाएगा तो आई एम सॉरी, आतंकी हमले इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में चलते रहेंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, उनको आप एक तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, ये ज़रूर पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सर। आपने हमें दिल्ली ही क्यों चुना, लाल किला ही क्यों चुना, क्या इसका आगे पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसके अलावा ये भी आपने समझाया सर कि वेट हो रहा है, जिस दिन पाकिस्तान के साथ कनेक्शन स्थापित हो गया उस दिन फिर एक्शन लिया जाएगा। हमारी सरकार पर भरोसा रखना, हमारी जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर भरोसा रखना, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत ढंग से आपने समझाई। और मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं इस बार भी कह रही हूँ कि मैं शायद एक जर्नलिस्ट के तौर पे, मैं शायद एक भारत के नागरिक के तौर पे, दिल्ली से प्रेम करने वाले दिल्ली वासी के तौर पे शायद मैं भावनाओं में बह सकती हूँ और मैं बहुत सी चीज़ें बोल सकती हूँ, किसी के ऊपर भी सवाल खड़े कर सकती हूँ, लेकिन आप जब सामने होते हैं तो हमेशा बहुत संतुलित बातें आप बताते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, आप क्लियर करते हैं, और अगर हमारे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है तो उसको भी आप शांत करने का काम हर बार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, और इतने बिजी स्केड्यूल आपका रहता है मैं जानती हूँ, बावजूद इसके आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।